ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की। तो ये सारा कुछ क्योंकि हमने फ्री होस्टिंग में किया था, तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब टेम्परेरी कोई आपने बिजनेस भी चलाना है तो इस डोमेन में चला सकते हैं। और तो वो आइडियल तो नहीं है कि आपकी लिंक के अंदर ये इस तरह लिखा हुआ हो, .com ही चलती है ज़्यादातर। तो ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम वर्डप्रेस नहीं करेंगे, HTML CSS को देखेंगे थोड़ा सा। और यहाँ से स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ मैं। आई होप स्क्रीन वगैरह नज़र आ रही होगी आपको, आवाज़ भी आ रही होगी। अच्छा, अब ये CSS और HTML जो हैं बेसिकली उनको आप बेसिक तरीन कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और ख़ासतौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर सबसे जो बेसिक तरीन लैंग्वेजेस हैं, जहाँ से सीखना स्टार्ट करते हैं लैंग्वेजेस को, या कोडिंग वगैरह को, या डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं मोबाइल की, लैपटॉप की, उन सब में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी वेबसाइट में इसका क्या रोल है कि वेबसाइट के अंदर हम जितना भी टेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ, और जितने भी हम इमेजेस और कलर टेक्स्ट देखते हैं, और जितने डिज़ाइनिंग देखते हैं, तो वो बेसिकली इन दोनों लैंग्वेजेस के थ्रू होती है। और तो इनको अक्सर लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं कहते, बिकॉज इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते, हम हर चीज़ को, हर चीज़ का सिंटेक्स भी बैक एंड पे लिख रहे होते हैं। अगर एक फ़ॉन्ट लिख रहे हैं, एक फ़ॉन्ट हमने इस साइज़ का दिखाना है, तो वो हमने लिखा हुआ है। जैसे आप जावा में या C+ यूज़ करते हैं, तो या पाइथन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमने प्रोग्राम सेट किया हुआ था कि ये कंडीशंस लगी होती हैं कि ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चले जाएं, और वो उसको रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन इनके अंदर हमने सारा कुछ बैक एंड पे फीड किया होता है, तो वो एज इट इज़ शो होता है जो हमने इस पर सेव किया होता है। तो वेबसाइट पे जितना भी हम टेक्स्ट वगैरह देखते हैं, वो सारा कुछ, तो टेक्स्ट जितना भी है सब HTML के थ्रू ही लिखा जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट हम खोल लेते हैं ना, इवन जो हम वर्डप्रेस वाला भी सारा कर रहे हैं ना, ये जो बना रहे हैं वेबसाइट्स, ये भी इनके भी बैक एंड के ऊपर HTML और CSS का ही कोड राइट हो रहा होता है। क्या नाम है, आप कोई भी आप वेबसाइट खोल लें, फेसबुक की क्यों ना खोल लें, हर वेबसाइट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट की, टेक्स्ट वगैरह और इमेजेस वगैरह, वो सारा जो है वो HTML और CSS के थ्रू होता है। मतलब उसमें इमेजेस और वीडियोस वगैरह जितनी वेबसाइट के ऊपर आप डालते हैं, वो सारी उसके थ्रू होती हैं। ये खोल लेते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जितना भी ये इवन जो हमने मेन्यूज भी बनाए हैं ना यहाँ पे सारे, ये सारे भी, ये सारा टेक्स्ट, ये इमेजेस, ये आइकन, ये सारा मेन्यू, ये सारा का सारा HTML के थ्रू ही बनता है। सिर्फ उसके अंदर एडवांस फंक्शनैलिटीज़ के लिए फिर हम फ्रंट एंड की और बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, वरना सिंपल HTML CSS को यूज़ करके भी हम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि HTML CSS जो है, सर हमने स्टार्ट में देखा था कि वेबसाइट के दो पोर्शंस हमने देखे थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड, ये दोनों फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, यानी कि फ्रंट एंड वो चीज़ थी जो यूज़र जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसके बैक एंड पे क्या प्रोसेसिंग हुई वो हमें पता नहीं चल रही होती। वो बैक एंड जो लैंग्वेजेस होती हैं, वो उनके थ्रू होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बेसिकली वेब डेवलपमेंट की है, ये बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर आती है, और ये ज़रा इजी होती है क्योंकि इसके अंदर आपने सिर्फ जो सारा यूज़र के लिए डाटा है वो दिखाना होता है। तो ये हमने देख लिया कि उनका काफ़ी एक अच्छा रोल होता है वेबसाइट के अंदर। HTML के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि HTML है क्या, इसको क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें हर वेबसाइट की बैकबोन होती है, इसमें लिंक्स, हेडिंग्स, लिस्ट, इमेजेस, फॉर्म्स, पैराग्राफ्स और डिफरेंट एलिमेंट्स सब इसके थ्रू ही हम वेबसाइट के ऊपर इनेबल करते हैं जितना भी कंटेंट है। और इसके अंदर कुछ सिमेंटिक्स भी होते हैं, मतलब कि जो अब जिस जिस तरह डिफरेंट सर्च इंजन्स मौजूद है ना, ये भी चीज़ आई थिंक हमने देखी थी
जैसे आप ब्राउज़र्स देखें तो आपके पास क्रोम होता है, फायरफॉक्स है, एज है, 360 है, मतलब और एप्पल वालों के अपने ब्राउज़र हैं, एंड्रॉयड के या गूगल के अपने ब्राउज़र हैं, और हर कंट्री में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में डिफरेंट ब्राउज़र चल रहा होता है, उनके अपने ब्राउज़र सर्च इंजन होते हैं। तो वेबसाइट जब भी हम बनाएंगे तो उसमें हम वो सिंटेक्स यूज़ करेंगे कि चाहे कोई भी शख्स जिस भी तरह के ब्राउज़र से एक्सेस कर रहा है हमारी वेबसाइट को, वो कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमने HTML का कोड लिखते हुए कोई ऐसा एलिमेंट यूज़ किया है कि जो पाकिस्तान के ब्राउज़र में चल रहा है, लेकिन या कहीं और जगह पे जो जहाँ पे लोग डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पे वो खुले ही ना, बिकॉज उसका सिंटेक्स वहाँ पे उस ब्राउज़र के लिए इनेबल नहीं है। तो यहाँ पे सिंटेक्स से मतलब ये है कि अपने कोड लिखते हुए वो वर्ड्स या वो सिंटेक्स यूज़ करें कि जो ब्राउज़र कॉम्पैटिबल हो, यानी कि हर ब्राउज़र के साथ वो आपकी वेबसाइट फुली फंक्शनल हो, कोई चीज़ या कोई एलिमेंट उसमें रह ना जाए। कोई इमेज, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई इमेज लगाई, वो किसी वेबसाइट पे शो हो रही, किसी पे हो ही नहीं रही, तो इस तरह भी देख सकते हैं उसको। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में क्या है, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड HTML एनहांस वेब एक्सेसिबिलिटी विद डिसेबिलिटीज टू, मतलब ये बेसिकली इसमें बताया ना कि जितना आप उसमें यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे उतना जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो इन रहेगी, और उसके जो है रिव्यूज सही रहेंगे। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो ऐप जिसके अंदर हम सारा ये कोड लिखेंगे वो विजुअल कोड स्टूडियो है। ठीक है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ उसका, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। सिंपल डाउनलोड है, अभी हम यहाँ पे करके देख भी लेते हैं कैसे डाउनलोड करना है। मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी ऐप है, ये जो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें हम ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। और सिंपल गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे आप VS स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे फॉर द विंडोज़। ठीक है, आज की क्लास में इसको डाउनलोड भी हम करेंगे और कुछ बेसिक कोड्स हम रन भी करेंगे HTML के। ठीक है, ये लिंक है यहाँ पे, ये लिंक मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। सिंपल इस लिंक पे जाएंगे और इसको फिर हमने गूगल में जाके सेव कर लेना है। ओप्स, कॉपी नहीं हुआ, एक सेकेंड। ठीक है, ये लिंक है, इसके थ्रू हमने इस पर क्लिक करेंगे सिंपल, या फिर इसको यहाँ पे रख लें। ठीक है, आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है या फिर लिनक्स है या मैक है। क्योंकि हम विंडो यूज़र्स हैं तो इसमें विंडो जिसके पास 10 है और 11 है दोनों में वो चल जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो उसका सेटअप है ना, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ से कर लेंगे या फिर यहाँ से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, सिंपल इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेटअप आ जाएगा विजुअल कोड स्टूडियो का, यहाँ से हम क्लिक करेंगे और सेटअप से यहाँ से आप, जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा उसको आप सिंपल रन करेंगे, वो आपका स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका आइकन इस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद आप उसको खोलेंगे तो आपको कुछ, एक
ये क्यों एरर आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, फिर इसको आप एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी हम कुछ स्लाइड्स को देखते हैं पहले, इसके आगे क्या स्लाइड्स हैं। वैसे इसके अलावा भी और टूल्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये काफ़ी कॉमन टूल है और इजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली इस तरह के, इसमें आप कोड जब लिख रहे हैं ना, तो वो आपको खुद ब खुद ऑप्शंस देगा कि इसमें से आप कौन सा फीचर यूज़ करना चाह रहे हैं, और जब हम कोड लिख रहे होंगे ना तो वो हमें लिखते हुए पता चलेगा। अच्छा, तो आज हम थोड़ा सा HTML से स्टार्ट करेंगे क्योंकि HTML सबसे ज़्यादा बेसिक है लैंग्वेज, और मतलब जिसको भी प्रोग्रामिंग का शौक है ना, वो HTML और CSS को देख के ही होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ पोर्शंस लिखे हुए हैं कि पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विया इंटरनेट। ठीक है, इसका मतलब ये हाइपरटेक्स्ट का। और अब मार्कअप लैंग्वेज में क्या है कि लैंग्वेज वेयर वी डिफाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ एनीथिंग दैट हेल्प्स अस टू डिफाइन आवर कंटेंट। मतलब सिंपल वो जो मैंने बात की थी कि अपना कंटेंट आप ऑनलाइन डिस्प्ले करा सकते हैं और ये ऑफलाइन भी चलता है। इसमें एक मजे की चीज़ ये भी है, आपने अगर HTML का कोड लिखा हुआ है ना, उस कोड को आप ऑफलाइन भी चला सकते हैं, बगैर नेट के भी चलता है वो। हाँ, बस ये है कि फिर आपको हर बंदे को व्यू करवाने के लिए ना HTML की फाइल सेंड करनी पड़ेगी। बस उसमें ये कैच होता है, वरना एक बार ऑनलाइन होना लाजमी हो ज़रूरी होता है, बिकॉज जो बंदा जिसको आपने फाइल नहीं सेंड करनी, जिसने लिंक के थ्रू ओपन करना है, तो उसके लिए आपको उस बंदे को उस पास नेट होना चाहिए, और आपकी जो HTML है वो ऑनलाइन पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने ये बताया हुआ था कि डिफरेंट वेबसाइट्स का कंटेंट होता है और HTML क्यों यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको दो बातें बताई थी कि एक तो ये ब्राउज़र compatible होता है, यानी जो इसका जो सिंटेक्स है वो मल्टीपल ब्राउज़र्स के अंदर चल जाता है। और ये एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, फ्रंट एंड लैंग्वेज यानी कि जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये ब्राउज़र compatibility वाली बात आ गई, that your website can be translated effectively via particular browser or operating system। कि आपको जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकती है और प्रॉपरली फंक्शनिंग रह सकती है। फ्रंट एंड में हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है आपकी वेबसाइट का, जिसमें आप, और ये कुछ और लैंग्वेजेस भी हैं जो फ्रंट एंड में यूज़ होती हैं, बट हम इस कोर्स में सिर्फ इन्हीं दो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब HTML के अंदर यहाँ पे हमारे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स और मल्टीपल जितने भी तरह का टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, जो विजुअल ग्राफिकल फॉर्मेट है, वो सारा इसके अंदर होगा। हाँ, सिर्फ इस फॉर्मेट की जो स्टाइलिंग है वो हम CSS के थ्रू करते हैं। यहाँ पे एंड में यहाँ पे कुछ आपको और भी एडिटर्स दिए हुए हैं, यानी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कोड राइटिंग। इसमें सबलाइम, JSBin, विजुअल कोड स्टूडियो, नोटपैड, इवन नोटपैड के अंदर भी आप कोड लिख सकते हैं। जो हमारा ये सिंपल नोटपैड होता है ना माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम CSS को भी देखते हैं। ये सिर्फ अभी थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। CSS का जो यहाँ मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक तो हमारा CSS का एग्जामिनेशन भी होता है ना, वो डिफरेंट चीज़ होती है। ये वाला जो CSS है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। कैस्केड का मतलब ये है कि कैस्केड का मतलब इस तरह होता है ना कि एक चीज़ लिखी हुई है, आप कोई चीज़ अगले के ऊपर मास्क कर रहे हैं, यानी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसी तरह की HTML के थ्रू आप जो भी चीज़ लिखते हैं, CSS के थ्रू आप उसके अंदर इफेक्ट ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने लिखी, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक लिखी गई, आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसी HTML के ऊपर उसी HTML के कोड को सेलेक्ट करेंगे और उसको उसके साथ एक कलर एसोसिएट कर देंगे, फिर वो आपको वेबसाइट के अंदर वो कलर चेंज हुआ हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ओवरलैपिंग या इनेबलिंग मल्टीपल स्टाइल शीट्स टू बी यूज्ड ऑन वन HTML फाइल, यानी कि एक HTML कोड के अंदर भी आप मल्टीपल इफेक्ट्स ला सकते हैं। ठीक है, अब CSS के जो हम देखते हैं उसके तीन तरह की यहाँ पर टाइप्स बताई हुई हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सीएसएस जो है ना, बेसिकली जो हम सीएसएस का कोड लिखते हैं ना, वो कहीं पे लिखा हुआ नज़र नहीं आता, बट वो हमें व्यू व्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ कलरिंग और डिज़ाइन और स्टाइल, इसलिए इसको स्टाइलिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसकी तीन टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्सटर्नल सीएसएस होता है, इंटरनल होता है और इनलाइन होता है। ये हम जब कोड लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनसे क्या मतलब है। एक्सटर्नल सीएसएस ये इस तरह होता है कि आप इसका कोड बिल्कुल अलग से लिखते हैं एक डिफरेंट फाइल के अंदर। इंटरनल होता है कि जब आप HTML और CSS दोनों का कोड साथ साथ लिखते हैं लेकिन डिफरेंट लाइंस के अंदर। इनलाइन CSS होती है कि जब आप एक ही लाइन में HTML और एक ही लाइन में CSS का कोड लिखते हैं। ये जब हम कोड लिखेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है डाउनलोडिंग का, किस तरह डाउनलोड करनी है। ये आई थिंक मैंने स्लाइड भी शेयर की हुई है, ग्रुप में दोबारा भी कर दूंगा। सिंपल ये है, यहाँ से इसको आपने रन करना है सेटअप को, और आपके पास विजुअल कोड स्टूडियो आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं HTML की कोडिंग को। बिल्कुल जिस तरह हमने देखा था स्टार्ट में कि इस तरह वेबसाइट के अंदर ना तीन मेन जो चीज़ें होती हैं, उसका उसकी उसका हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। अब यहाँ पे भी इसी तरह HTML का जो कोड है उसको लिखा जाता है जब आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइंस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर लिखा जाता है। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे इस तरह HTML ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन, और जो लास्ट में ये साइन है ना, ये क्लोजिंग का साइन होता है। यहाँ पे टैग, इनको टैग्स बोलेंगे ना, तो ये स्टार्ट ओपनिंग टैग हो जाता है, इसे हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, इनको इन ब्रैकेट्स को हम कहेंगे एंगल ब्रैकेट्स। अब जब ब्रैकेट इस तरह डली हुई है ना, इस तरह दोनों तरफ, और बीच में चाहे कोई भी कोड लिखा हुआ है, कोई भी टैग लगा हुआ है, इसको बोलेंगे आप ओपन एंगल ब्रैकेट। और जब ब्रैकेट इस तरह है, इसको हम बोलेंगे क्लोज एंगल ब्रैकेट। और अब जो हम कोड HTML का लिखेंगे ना, वो ऑब्वियसली HTML के अंदर होगा, तो उसमें हम स्टार्ट में HTML की ओपन ब्रैकेट्स लिखेंगे, ओपन टैग लिखेंगे, और सारा कोड लिखने के बाद एंड में HTML का जो जो क्लोज ब्रैकेट है, जो क्लोज टैग है, वो लिखेंगे, ठीक है। इस पूरे को रूट एलिमेंट कहते हैं। रूट एलिमेंट का मतलब ये कि इसके अंदर तीन पोर्शंस होते हैं, तीन चार। एक तो हो गया HTML, उसके अंदर पहली चीज़ आती है हेड, ठीक है। हेड के अंदर आप टाइटल और इस तरह की चीज़ें लिखते हैं। टाइटल होता है कि जो आपकी वेबसाइट का टाइटल होता है ना, जो आपके लिंक में अपीयर होता है, जो आपके टैब के अंदर लिखा जाता है, वो आपका टाइटल होता है। और जो सारी मेन एडिटिंग होती है ना, वो इसके अंदर होती है, जो हमारी बॉडी होती है। आपने जो भी HTML से बनाना है, जो भी टेक्स्ट लिखना होता है, वो सारा कुछ इस बॉडी वाले टैग्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये बॉडी का ओपनिंग है, बॉडी का क्लोजिंग टैग, तो ये आपने याद रखना है कि जब इस तरह लिखेंगे, जब हम कोई ओपन टैग लिखेंगे, तो इस तरह दोनों ब्रैकेट्स और उसके दरमियान में उस टैग का जो स्पेलिंग होती है, जो सिंटैक्स होता है। तो ये HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स बताया गया है, इसके अंदर पे सारा कोड लिखा जाता है, ठीक है। इनको भी तरह हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे set of factors consisting of formatted command for a web page, ये HTML है, ये इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। टैग क्या होगा? टैग एक सिंगुलर फॉर्म वो होगा जिसमें आपने एक एलिमेंट लिखा होगा। एलिमेंट में क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग टुगेदर कंप्राइज एलिमेंट। जिस जिस भी कंपोनेंट के ओपन एक टैग ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा, उस पूरे को आप एक एलिमेंट बोलेंगे। इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होगा, उसको आप टैग बोलेंगे। रूट एलिमेंट का क्या मतलब होगा कि जो आपका HTML का पूरा जो टैग है, उसके अंदर सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। अब इसका सिंटेक्स यहाँ पे बताया है। सिंटेक्स का मतलब है कि जो कोड लिखने का तरीका होता है, वो सिंटेक्स होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे सारा तरीका लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम साथ साथ रियल टाइम में देखते भी रहते हैं। यहाँ पे जाके ना सबसे पहले हम एक फ़ाइल लेंगे, तो फाइल या तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। कंट्रोल एन से हमारे पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। इस फाइल को हम पहले सेव कर लेंगे, ठीक है। हमने पहले इसको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे फाइल को सेव करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ,
यहाँ पे कोई ग्रुप बना फाइल फोल्डर बना लेता हूँ इसका। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन सेव करने से पहले ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना फाइल टाइप, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है प्लेन टेक्स्ट, तो हमने इसको चेंज करना है। चेंज करके इसको हमने यहाँ पर HTML भी लिखा होता है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर सेव कर रहा है। क्योंकि अगर हमने इसको एज अ टेक्स्ट फाइल सेव किया तो ये कोड हमारा रन ही नहीं होगा। कोड लिखा तो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। ये इसका आई थिंक नाम गलत सेव हो गया। इसका हम नाम पीछे से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पेनल्टी ऑप्शन नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे कोड स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप शिफ्ट आई दबाएंगे, यानी कि जो स्टैरिक होता है, ठीक है, उसको जब मैं एंटर करूँगा ना, तो ये हमें बेसिक जो HTML का पूरा सिंटेक्स है ना, जो रूट एलिमेंट्स है, वो लिख के दे देगा। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। अब ये जो डॉक टाइप HTML है ना, ये बता रहा है कि HTML का वर्जन है ये लेटेस्ट HTML5 वर्जन है। कि अब हर हर टाइम के बाद डिफरेंट डिफरेंट उसके वर्जन अपडेट होते हैं ना, तो इसका ये मतलब है। उसके बाद अगला जो एलिमेंट है HTML, जहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है, ये देखेंगे यहाँ पे HTML का ये स्टार्टिंग एलिमेंट है और ये HTML का क्लोजिंग एलिमेंट है। ठीक है। जितना भी कोड लिखा जाएगा वो इसके अंदर होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। तो ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज EN, ये बेसिकली कोड है। ये हम जब इस कोड को रन करेंगे ना, तो ये हम बेसिकली बता रहे हैं जो भी ब्राउज़र इस हमारी इस कोड को रन करेगा कि भाई ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में है। यहाँ पे हम कोई और लैंग्वेज भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग। और अब तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया है, तो आपने जिस भी लैंग्वेज में अपने साथ वो लगाया हो ना, तो गूगल ट्रांसलेटर उसे कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ चीज़ें आई हैं ना, ये दो, इनको हम बाद में देखेंगे। बेसिकली इनका ताल्लुक होता है डिफरेंट डिवाइसेस से, लेंथ से। जैसे हमने लैपटॉप पे, टैबलेट्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जो हैं डिफरेंट साइजेस यूज़ करते हैं ना, कि एक जो आपने कोड लिखा है वो लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए वो चेंज होता है। तो इसका ताल्लुक उससे है। ठीक है। इसको हमने एज इट इज़ कांस्टेंट रखना होता है व्यू पोर्ट को। और ये जो है बेसिकली ये कैरेक्टर सेट्स होते हैं। ठीक है। इनको भी आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने मेन याद रखनी है वो यहाँ पे है। एक तो पहले टाइटल है। अब फॉर एग्जांपल एक फाइल एक आ गई ना, भी एम्प्टी फाइल है। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, हम सिंपल इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। इसको Ctrl 5 से भी रन कर सकते हैं और वैसे भी रन कर सकते हैं। पूछ रहा है आपने माइक्रोसॉफ्ट एज से करना है, क्रोम से करना है, मैं क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका भी हम रन करते हैं, तो अब ये देख सकते हैं कि हमारी फाइल रन हो गई है। ठीक है। मतलब ये भी हमारा जो HTML कोड है ये रन हो गया, क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, तो ये अभी पेज एम्प्टी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा नजर आ रहा है। ठीक है। थैंक्स। आई थिंक टाइम थोड़ा, अच्छा, हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, आयशा अपने हैंड रेज किया हुआ। अच्छा, तो एक मिनट, टाइम कितना रह गया? एनीवेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि हमारा जो टाइटल था ना वो यहाँ पे लिखा आएगा। तो इस टाइटल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम उसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ फौरन चेंज हो जाएगा ये। तो ये हमारा टाइटल होता है, जो हमारी जो भी हम कोड रन करेंगे ना, ये उसका वो होता है।
और हाँ, इसके अंदर कोड लिखते हुए क्या चीज़ होती है कि स्पेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये टैग्स है ना, टैग्स के बीच में जो चीज़ लिखी है ना वो काउंट होगी, स्पेसिंग काउंट नहीं होगी। जैसे मैं इसको ऐसे भी कर दूँ, ऐसे कर दूँ, कोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर तो बीच में कोई चीज़ एडिशनल लग गई है फिर वो देखने वाली होगी, वरना कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। अब जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है। अब बॉडी में किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस भी दे दूंगा ना यहाँ पे, तो वो स्पेस एक्चुअली वहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है। एक मिनट, इसको सेव नहीं किया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको जब रन किया ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ गया। वैसे आइडियली तो ये इस तरह नहीं लिखा जाता है, हर चीज़ के लिए HTML के अंदर टैग्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगा ना, तो ये किसी वेबसाइट के ऊपर रन होते हुए ये क्रैश हो सकता है इस तरह। तो अब ये बेसिक आपने सिंटैक्स याद रखना है। ठीक है, इसको आपने एक्सप्लोर करना है, और हम जब भी कुछ चीज़ लिखेंगे पहले सेव करना है और फिर हमने इसको रन करना है। रन हम यहाँ से कंट्रोल F से भी कर सकते हैं, यानी जो F5 होता है, कंट्रोल F नहीं F5, या फिर यहाँ से एक बार रन किया हुआ हो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि मैंने इसमें कितने आगे वो लिखे हुए हैं। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने और लिखी हुई हैं इसके अंदर, कि जो भी आपका लिंक होता है ना उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू, बाकी आई थिंक ये भी की मैंने ये शामिल। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं, अगली साइड में मैंने आपको ये बताया हुआ कि इस फाइल से ऐसे सेव करनी है, उसको रन कैसे करना है। उसके बाद मैंने बताया हुआ जी एलिमेंट का कंटेंट क्या होता है, ये टाइटल हमने अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है। उसके बाद अगला है, अब पहली चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं हेडिंग्स के बारे में। ठीक है। अब जैसे हम देखे थे ना वर्डप्रेस को करते हुए, वहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी आ रहा था कि हेडिंग 1 2 3 4 5 6 H 1 2 3। यहाँ पे हेडिंग के 6 लेवल्स होते हैं। इस तरह यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे हेडिंग के लिए एक वो होता है, हम देखें ना यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पे लिखते हुए ना वो आपसे खुद ब खुद पूछ रहा है। अब मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं जैसे मैं दूसरी वाली जो क्लोजिंग जो लेफ्ट राइट ब्रैकेट है वो ऐड करूँगा, तो ये खुद ब खुद आगे उससे क्लोजिंग टैग भी ऐड कर देगा। अगर ये ना करे तो हम खुद कर सकते हैं। तो ये भी हेडिंग 1 है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, और उसको सेव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यानी कि जो सबसे मैक्सिमम वैसे तो इससे ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है साइज़, ये नहीं है बात, लेकिन उन्होंने हेडिंग्स को ना बेसिकली 1 से लेकर 6 तक बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया होता है, कि अगर कोई बंदा एज इट इज़ ये साइज़ यूज़ करना चाहे, वरना हम फॉन्ट साइज़ अलग से भी चेंज कर सकते हैं, तो वो CSS में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और हेडिंग 2 है, वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। क्लास चल, टाइम नहीं आ रहा लेकिन। ठीक है, उसको सेव करेंगे, ये इस तरह हो जाएगा। तो इसी तरह मैं अब जाके सारे जो हैं जितने भी, ये H4 करेंगे, H5 भी कर लेंगे, और H6 भी कर लेंगे। इसको सेव करके यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ, यानी जो इसको ना एज ए वेबसाइट ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट है, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन करने के लिए इसको किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके पब्लिश करना पड़ेगा, उसका भी प्रॉपर तरीका होता है
कि अब होस्टिंग के थ्रू तो वर्डप्रेस एक और ऑप्शन ये होता है कि वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए भी आप एचटीएमएल का कोड वर्डप्रेस के अंदर डाल सकते हैं। लिखाऊंगा कल के परसों कि जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ कोड आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और कोई चीज़ देखते हैं। हाँ, अब अगली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे पैराग्राफ्स, यानी जो अगला टैग हम देखेंगे यहाँ पे वो पैराग्राफ का टैग है। इसको यहाँ से पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम एज इट लिखा रहने देते हैं। उसके बाद अगला टैग पी का यूज़ करेंगे। वो उसने खुद से हमें दिखा दिया। अब पी के अंदर इसका साइज जो है ना वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है। आई थिंक 12 होता है, 10 होता है। इस हम चेक करने के लिए अब यहाँ पे ये जो लॉरम लिखा हुआ है ना, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा जाता है, क्या कहते हैं, ताकि हम सिर्फ चेक कर सकें। एक बस टेक्स्ट होता है, फ्रेंच में होता है, ये सिर्फ हमारी टेस्टिंग के लिए। अब इससे आगे मैं जितने वर्ड्स लिखूंगा ना वो मुझे उतने वर्ड दे देगा। ठीक है, अभी हाँ मैं इसको हम सेव करता हूँ। ये देखें 200 वर्ड्स का उसने मुझे पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ भी यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें कोई लेंथ नहीं होती ना, तो ये इस तरह आगे चलता चला जाएगा। इसको अगर हम बीच में कट भी कर दें, स्पेस भी दे दें, अनलेस हम कोई टैग नहीं लगाते बीच में, तब तक ये एक सिंगल पैराग्राफ काउंट होगा, बिकॉज ये एक पैराग्राफ के टैग के दरमियान में आ रहा है। तो हम यहाँ पे जाके एक और पी टैग भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक और वो दे सकते हैं, एक और पैराग्राफ लगा सकते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे सारे हमारे पास कंटेंट आता जा रहा है। अब क्योंकि इसे हमने डिफाइन नहीं किया था ना, तो इस वजह से वो ठीक है। तो यहाँ से हमने दो टैग्स सीख लिए, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। इसको अगर हम यहाँ से इन सारों को निकालते हैं और एक ही वो रखें हेडिंग, थोड़ा सा ज़रा सा नीट लगेगा देखने में। ये हमारे पास वो आ गया हेडिंग पेज की, ये पैराग्राफ आ गया। इसी तरह हमारे पास आई थिंक हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ फर्दर अब पैराग्राफ के अंदर ही ना उसको थोड़ा सा वो करने के लिए कुछ स्टाइलिंग वाले ऑप्शंस एचटीएमएल के अंदर अपने भी होते हैं। अब जैसा यहाँ पे कुछ टैग यूज़ हुए हुए हैं, प्री टैग यूज़ हुआ हुआ है। प्री टैग बेसिकली क्या करेगा कि जो आपके पैराग्राफ हैं उसके अंदर उसको एक किस्म का हाईलाइट कर देगा। उसके अलावा हमने कौन से ब्रेक ब्रेक टैग यूज़ किए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। दो टैग यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस पैराग्राफ में किसी जगह पे हम चाह रहे हैं कि लाइन के अंदर कुछ ब्रेक आए, तो हम बीच में कहीं पे बी आर के नाम से एक टैग होता है, ब्रेक टैग। और ये सिंगल होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सिर्फ एक एज ए ओपन टैग ही रहता है। तो मैं सेव करता हूँ पहले। ये देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ना करप्टी करप्टी लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसमें स्पेस आ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक टैग ऐड किया था। इसी तरह मैं अगर कुछ टाइम आगे जाके ब्रेक टैग इसमें डालता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाके डालता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इस पैराग्राफ के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। हाँ, अगर मैं अभी तो एक आ रही ना, अगर मैं यहाँ पे दो ब्रेक टैग डालता हूँ ना, दो, तो डबल स्पेस आ जाएगी वहाँ पे। ये देखें, तो इस तरह दो डालने से एक लाइन की स्पेस आ जाएगी। इस तरह मैं जितने बी आर टैग्स ऐड करता जाऊंगा इसके अंदर, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर उस तरह उतना उतना उतनी उतनी स्पेसिंग आती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम प्री टैग यूज करके देखते हैं।
ये तो ये इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, जिसमें कोटेशन होती है ना, ये इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल जी करे तो आइडियली तो ये यूज़ कोई नहीं करता, बस ये एक सीखने के लिए टैग बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टैग देखते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ पे ना वो दिए हुए हैं डिफरेंट और टैग्स, ये आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये href टैग है। Using this tag enables us to embed a link of any other page or location in our website. मतलब आपने अगर किसी भी टेक्स्ट, जैसे वहाँ पे वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हमारे पास ऑप्शन आ रहा था ना कि ऐड अ लिंक, इस तरह, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो वो वाला ये टैग इस तरह होगा। और ये ज़रा सा अलग सा टैग होता है, बिकॉज इसमें जो टैग है वो ए है, लेकिन जो href है रेफरेंस, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, पैराग्राफ ऐड करके मैं इसमें कहता हूँ कि क्लिक फॉर ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि आप टैग्स के अंदर टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ए टैग मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब ये देखें, इसके अंदर ऑलरेडी ये आ गया। अब मैं इस वाले को ना उठा के इसके अंदर इंक्लोज करूँगा, तभी इसके ऊपर इफेक्ट आएगा लिंक का। मैं अब ए टैग के दरम्यान में इसको रखता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा क्या था यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी टैग थे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी फॉर एग्जांपल लिंक ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब हमने इन सारे के पीछे ना दोबारा से दिखाता हूँ आपको। हमने जब इसको इस टैग के अंदर लिखा ना, तो जब हमने क्लिक फॉर ज्वाइनिंग, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, फॉर, ठीक है, वेबसाइट को मैं सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे भी यहाँ पे जो लिंक है ना, ये कलर्ड फॉर्म में भी आ गया है। जैसे हम ये चेंज भी कर सकते हैं, बट ये इसलिए दिखाने के लिए कि इसके अंदर हमने एक लिंक को एम्बेड किया हुआ है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे रियल टाइम में इवेंट मर्कज़ की वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टैग्स को यूज़ करते हैं HTML के अंदर, और हम जो हैं क्या कहते हैं, पूरी प्रॉपर फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है? कोई क्वेश्चन होता है बीच में आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आध टैग हम और देख लेते हैं। ये तेरा स्लो लोड हो रहा है बिकॉज आई डोंट नो VPN का इशू है, क्या इशू है। अच्छा, इसके अलावा हम और टैग भी कुछ देख लेते हैं। इसी तरह पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं, ये दोबारा हम ऐड करते हैं कि हमें नज़र आए। अब यहाँ पे ना हम इसको पहले सेव करके देखते हैं कि टैक्स आया कि नहीं। यहाँ पे ये टैक्स किया आ गया है। अब इसमें से हमने फॉर एग्जांपल कोई पोर्शन को वो करना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो तीन तरह के टैग्स होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग वाला टैग होता है, स्ट्रॉन्ग टैग किया, और इसमें जो चीज़ आपने प्लेस करनी है तो उसको अलग से प्लेस कर दें,
या इसका ये वाला टैग कट करके, और जहाँ पे आप जितने पोर्शन को आपने बोल्ड करना है ना, उतने पोर्शन में जाके प्लेस कर दें, उसको सेव करें, यहाँ से रन करेंगे, फिर देखेंगे इतना पोर्शन आपके पास बोल्ड हो गया। ठीक है। इसके लिए एक और टैग भी यूज़ हो सकता है, वो मार्क के नाम से है, तो उस टैग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम दो वर्ड्स को करके देखते हैं, फैच करेंगे, ये इसको हाईलाइट भी कर देगा। एक मिनट। ठीक है, मतलब बोल्ड करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग वाला या एक बोल्ड वाला भी टैग होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सही रहता है। हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारे फाइल के अंदर टैग्स और रखे हुए हैं। देखिए ना, हाइड के लिए मार्क है, और इटैलिक्स में करने के लिए EM वाला टैग है, आई वाला टैग है, अंडरलाइन करने के लिए यू वाला टैग है। इस तरह बहुत सारे टैग हैं। ये तो जब आप इसको यूज़ करते रहते हैं ना, फिर आपको वो याद रहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक और पैराग्राफ डिफाइन करते हैं, इसमें हम 100 कर देते हैं, 100 वर्ड्स। जितने वर्ड्स का पैराग्राफ आपको चाहिए हो ना, आप लॉरेम को पूरा लिख के और आगे उतना वर्ड्स लिख देंगे, तो उतना पैराग्राफ आपके पास जनरेट हो जाएगा। और इसको अगर आपके सामने रहे सारा टेक्स्ट, आप ऐसे करके उसको स्पेस दे के नीचे भी कर सकते हैं, ताकि जो आप चेंजेस करें वो आपके सामने आपको नज़र आती है। यहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे ना, वो वहाँ पे नहीं आएंगी, क्योंकि वो चेंजेस इसको समझ नहीं आती। ठीक है। अनलेस हम कोई स्पेस खुद ना दें, ये स्पेस नहीं देगा, ये इसको एज अ सिंगल पैराग्राफ ही ट्रीट करेगा। बिकॉज जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र क्या चीज़ रीड कर रहा होता है, वो ये टैग्स रीड कर रहा होता है। ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स वो ये रीड कर रहा होता है, और उसके हिसाब से हमारा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करवाता है। जैसे यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है ना, जो हमने HTML का ये सारा कोड लिखा है, उसने उसको एज अ कोड लिया है और उसने हमें डिस्प्ले करा दिया। तो सबसे पहली चीज़ उसने उसने देखी होगी कि भाई ये HTML का टैग है, वहाँ से उसने उसको रीड किया। फिर उसने देखा कि ये इंग्लिश की लैंग्वेज में है, फिर ये उसने देखा कि इसका टाइटल ये है, तो वो टाइटल इसने यहाँ पे शो करवा दिया। फिर उसने देखा कि इसमें हेडिंग वन साइज़ की इतनी यहाँ पे करवा दी। फिर पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ पे हमने टैग यूज़ किए हैं, जिसने उसने उसको लगाया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह इस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के टैग्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टैग यूज़ करते हैं इटैलिक्स के लिए। अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इतना पोर्शन इटैलिक हो जाए, सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे ये सारा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा इटैलिक हो गया। कोई पोर्शन मैंने अंडरलाइन करना है, तो मैं यू का टैग यूज़ करूँगा, यू। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपको खुद सजेशन में देता है, और आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होता है, और बंदा कोई टैग भूला हुआ भी हो ना, तो भी उसको फिर याद आ जाता है कि इस तरह यूज़ करना है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पे अंडरलाइन भी आ गई है। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें आज की इंटरेस्टिंग लगी होंगी। इसी तरह HTML को यूज़ करके हम बहुत इजीली वेबसाइट के इंटरफेस बना सकते हैं, हम पूरे के पूरे नेविगेशन मेन्यूज भी बना सकते हैं। मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जो वर्डप्रेस के थ्रू नहीं आ पा रहे थे, तो फिर हमने उसमें पूरा HTML का एक लॉन्ग कोड लिखा। उसमें एक लड़का और भी था, इसलिए उसमें अक्सर हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज कोडिंग के लिए जब आप कोडिंग की वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें फिर एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर आपको या तो खुद आप बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हों, या एटलीस्ट एक आप लोगों की हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो उसका हमने पूरा हेडर बनाया था, उसका सारा कोड लिखा गया था, वो बहुत बड़ा कोड था। तो देखे ना, अभी हमने सिंपल 4-5 टैग्स यूज़ किए हैं, तो ये कहाँ तक पहुँच गया। तो इसी तरह जो कोड डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट में कोड, उनके जो पेजेस हैं वो हज़ारों इवन लाखों पेजेस तक भी गए होते हैं। सर आई थिंक जो फेसबुक वाली जो वेबसाइट है, जो मार्क जकरबर्ग ने बनाई है, तो उसने आई थिंक 13 से 14 लाख पेजेस का कोड लिखा पूरा, या मैं भी इससे ज़्यादा, मैं भूल चुका हूँ। वो जाके वो फेसबुक की इतनी फुली फंक्शनल ऐप हमारे सामने आई है।
तो कोडिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। ऑल्दो अब एआई की वजह से कोडिंग की तरफ लोग थोड़ा कम हुए हैं, बट ये कि इसका यूज़ एंड तक रहेगा, तो कोडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स हैं तो डिफरेंट एनालिसिस करने के लिए हमें पाइथन या आर या सी प्लस प्लस या जावा ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो डाटा एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो आर और पाइथन लाजमी सीखते हैं बिकॉज वो एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है बिकॉज मे भी शायद ये आपके लिए नई चीज़ हो। ईजी है, इसको आपने ट्राई करना है, पहले इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, बीच में करते हुए कोई इशू आए तो आपने मुझे सब फ़ौरन बताना है, साथ साथ हम उसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ पे कुछ और टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे, एच टी एम एल और साथ हम CSS को भी यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज कैसे अपलोड करेंगे, उसके लिए भी सिंपल इसी तरह टैग्स ही होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें ज़रूरी ये होता है, अब इमेज या कोई ऑडियो अपलोड करने के लिए क्योंकि वो आप अपलोड कर रहे होंगे। टेक्स्ट तो आपने यहाँ पे लिख दिया ना, वो एज इट इज़ वेबसाइट पे शो हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई इमेज दिखाने के लिए आपको ज़रूरी ये होगा कि वो इमेज, ऑडियो या वीडियो जहाँ पर आपकी ये HTML की फाइल मौजूद है ना, उसी फाइल के अंदर पड़ी होनी चाहिए। बिकॉज ये जो HTML है ये वहीं से पिक करेगा, तो ये ज़रूरी है। तो ये कि HTML CSS जो है ना वो एटलीस्ट हमें इतनी आनी चाहिए कि हम कोई लिखा हुआ कोड देखें तो उसका हमें पता हो कि उसका क्या मतलब है, या खुद से भी हम प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ कोड लिख सकते हैं घर में ट्राई करने के लिए, यानी फॉर फन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ आज और कितना इसके अंदर हम और लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे टैग्स हमने देख लिए हैं। अब इसके अंदर लिस्ट वगैरह भी आती हैं, लिस्ट कैसे बनानी है वो भी हम देखेंगे। टेबल्स कैसे बनाने हैं, टेबल्स भी हम देखेंगे। फॉर्म्स कैसे बनाएं, जिस तरह वो गूगल फॉर्म्स होते हैं ना, उस तरह के फॉर्म्स। और मेटा टैग्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, आई फ्रेम्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा फिर हम उसके बाद हम CSS पे आएंगे, CSS की कोडिंग को देखेंगे। तो ये इस वीक हम जो है ना ये इन दोनों लैंग्वेजेस को करेंगे। आई थिंक अगर बीच में कोई हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़े तो अगर सब एग्री करेंगे तो हम ले लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं भी ले सके ना तो मैं इन इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके वैसे भी डाल ही दूंगा, एक्स्ट्रा भी अगर हुई ना। अगर कोई चीज़ किसी क्लास में इंक्लूड करने से रह गई तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए अलग से उसकी रिकॉर्डिंग करके भी चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको इजीली देख सकेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं आई थिंक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में कोशिश करनी है कि सबने लाजमी विजुअल कोड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते हुए कोई इशू आ रहा हो तो आपने लाजमी बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फाइल है ना, ये फाइल, अब इस फाइल को हम कंटिन्यू रखेंगे। जो भी इमेज, जो भी चीज़ें डालेंगे वो इसी फाइल के अंदर डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारी ये HTML की फाइल पड़ी हुई है। देखिए ना, इसका हम इस पर माउस लेके आएंगे तो लिखा आएगा कि ये टाइप कौन सी है, फाइल टाइप HTML। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी तरह ना जब हम कुछ CSS का डाटा लिखेंगे तो CSS की जो हम फाइल बनाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल न्यू करता हूँ, एक न्यू फाइल है, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ ना, अगर मैंने इसको एज अ CSS की फाइल सेव करना है तो यहाँ पर मैं जाके HTML के बजाय यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, इसके फॉर्मेट में सेव करूँगा। ठीक है, ये आप देखें, तो यहाँ पर हम कैसे कोड लिखते हैं, इसके कोड को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारा हमारे ऊपर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और HTML और CSS काफ़ी इजी हैं दोनों। इस पर थोड़ा सा बस आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है और प्रैक्टिस करते रहना होता है। और ऐसे भी होता है कि इन दोनों को भी यूज़ करके हम मे बी ऐसी वेबसाइट तो ना फुली बना सकें, लेकिन काफ़ी हद तक बनाई जा सकती है अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए। अच्छा खासा टाइम लगेगा इसके ऊपर बनाने में, लेकिन बन सकती है क्योंकि ये सिंपल वेबसाइट है, इसमें कोई हैवी लॉजिक्स नहीं लगी हुई, सिंपल आपने लोगो प्लेस किया। हाँ ये है कि जब हम ये बनाएंगे ना
तो इसमें अच्छा खासा कोड लिखा जाएगा, उसका प्रॉपर तरीका होता है। HTML के थ्रू कैसे बनाते हैं, मैं आपको एडिशनल कोड्स भी शेयर करूँगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठें तो आप मुझे मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लास में यहाँ पे आज एंड कर देता हूँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।